हेलो फ्यूचर डॉक्टर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ड लेकर आए हैं। अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। लेट द स्टार्ट द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड, लिविंग से ही पता चल रहा है कि हम लिविंग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किस बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया है, क्या इसके फीचर हैं, क्या इसके करैक्टर हैं। सबसे पहले नाम आता है अर्नेस्ट मेयर। बच्चों, मैं यहाँ जितना भी आप लोगों को डिस्कस कर रही हूँ पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने 10 साल के पेपर को एनालाइज करके ये की पॉइंट ढूंढ के निकाले हैं। तो इसमें ये नहीं पूछना है कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं, जितने भी पॉइंट हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं और इतना आप पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो सबसे पहले अर्नेस्ट मेयर। अर्नेस्ट मेयर ये वर्न हुए, इनका जो जन्म हुआ कैम्पटन जर्मनी। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, इनको इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी कहते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो अर्नेस्ट मेयर को अनदर नेम से जानते हैं, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया। और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, तो ट्रिपल क्राउन इससे पता ही चल रहा है कि 3, तो इन्होंने जो इनके 3 प्राइज थे, बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल फॉर बायोलॉजी, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्राफोर्ड प्राइज। तब इसको याद कैसे रखेंगे बच्चों? बेल्जन प्राइज इन 1983, इसको याद रख लीजिए। इसके बाद में इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994। तो बायोलॉजी को देखिए ये 9 जैसा लग रहा है और इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये 4। तो यहाँ से हमने इसको जी और वाई को 1994, इसको 94 यहाँ से हमने याद किया है ट्रिक के। और क्राफोर्ड प्राइज तो फूड है, इसमें दोनों में हम डंडे ऐसे नीचे करेंगे तो ये 1999 हो जाएगा। आप लोगों को आसानी से ये याद हो जाएगा। इसके बाद में इसको हमने लिविंग चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट किया कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। इसके लिए इनके कुछ कैरेक्टर हैं, जैसे 5 कैरेक्टर हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस। तो इसमें कुछ डिफाइनिंग है और कुछ नॉन डिफाइनिंग। जैसे ग्रोथ, तो ग्रोथ ये है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके। प्लांट में ग्रोथ जो होती है थ्रू आउट लाइफ होती है और एनिमल्स में अप टू सर्टेन एज। इसके बाद में ग्रोथ अगर इनसाइड हो रही है, तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया। तो ये याद रखना, अगर सिर्फ ग्रोथ के बारे में पूछ रहे हैं तो ये डिफाइनिंग नहीं है, नॉन डिफाइनिंग है। और अगर ग्रोथ इनसाइड पूछ रहे हैं तो ये डिफाइनिंग फीचर। इसके बाद आता है रिप्रोडक्शन, ये भी नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें प्रोडक्शन और प्रोजनी, ये प्रोजनी का प्रोडक्शन करते हैं और जो यूनिसेलुलर होते हैं ये सेल डिवीजन के द्वारा। मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मतलब जो हायर एनिमल्स और प्लांट्स हैं इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन अलग अलग होता है। जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, एल्गी और अमीबा, इनमें रिप्रोडक्शन साइनोनिमस होता है, इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक साथ होता है। इसके बाद में फंजाई में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर के द्वारा होता है। वहीं ईस्ट और हाइड्रा की बात करें तो इसमें बडिंग के द्वारा होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये तीनों पॉइंट हैं। फ्रेगमेंटेशन, फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी, द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसको बच्चों कभी कभी मैचिंग के थ्रू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे। इसके बाद बात आती है भाई ये नॉन लिविंग क्यों है। रिप्रोडक्शन को हमें रिप्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं तो लगता है ये रिप्रोडक्शन लिविंग होना चाहिए, बट क्यों लिविंग नहीं है। देखिए जैसे म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हो गए, ये लिविंग तो है बट ये बच्चे नहीं दे सकते, तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। अब मेटाबॉलिज्म, ये मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर है।
तो मेटाबॉलिज्म किससे, इस मेटाबॉलिज्म इंक्लूड रखता है कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, सम टोटल ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन अवर बॉडी, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। इसके बाद में जैसे इन विट्रो, इन विट्रो मतलब आउटसाइड द बॉडी, टेस्ट ट्यूब की बात कर रहे हैं, तो ये नॉट ए लिविंग थिंग, बट रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये लिविंग रिएक्शन है। जैसे बेटा माल्टोज है, माल्टोज टूट करके 2 मोल ग्लूकोज का बना रहा है, तो ये आउटसाइड है, बट हमारे बॉडी में भी माल्टोज टूटता है तो 2 मोल ग्लूकोज का बनाता है, इसलिए ये लिविंग तो नहीं है, बट जो ये रिएक्शन चल रही है ये श्योरली लिविंग है। तो मेटाबॉलिज्म इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर। इसके बाद में बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मेटाबॉलिज्म अकर इनसाइड द सेल, सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कॉन्शियसनेस, ये भी डिफाइनिंग फीचर है। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग and environment and response to these environmental stimuli which could be physical, chemical or biological. Most complicated feature of all living organism, consciousness जो है ये बहुत ही complicated feature है सारे living organism का। जैसे photo period affect reproduction in plant as well as in animals। तो जो फोटो पीरियड है ये प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में भी अफेक्ट करता है और एनिमल्स में भी अफेक्ट करता है। जैसे प्लांट की बात करें तो जैसे डे न्यूट्रल हो गया, लॉन्ग डे प्लांट हो गया, शॉर्ट डे प्लांट हो गया, इसमें भी लाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और जैसे एनिमल्स, डॉग हो गया, तो डॉग को नहीं पता रहता ना कि इस मंथ में हमें ब्रीडिंग करना चाहिए, नहीं, तो उसको क्या होता है, उसको जब लाइट पड़ता है उससे उसको एहसास होता है कि नहीं ये ब्रीडिंग का टाइम है, तो इसीलिए लाइट का बहुत ही इफेक्ट है। इसके बाद में तो जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये ओनली ह्यूमन, सिर्फ एक ह्यूमन ऐसा जो है जिसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो अगर कॉन्शियसनेस ऑप्शन में है तो ये डिफाइनिंग फीचर है, बट अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस है तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं है, इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन में आ जाए ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, तो इसमें डिफाइनिंग फीचर कौन सा हो गया, कॉन्शियसनेस। कमेंट करके ज़रूर बताइए, वैसे मैंने आंसर इसका बता ही दिया है। बायोडाइवर्सिटी, अब बायोडाइवर्सिटी कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। इसके बाद में एनसीईआरटी में 2 ये दिए हैं जिनके फुल फॉर्म हमको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आ भी चुका है एग्ज़ाम में, ICBN और ICGN। तो ICBN का नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। वैसे ऑफ और फॉर का कोई मत, यहाँ पे ऑफ ही होना चाहिए, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में फॉर दिया है बायोलॉजी में, बॉटनी में, तो याद रखेंगे कि इसमें हम फॉर ही याद रखेंगे, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड फॉर कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो याद रखेंगे ऑफ किस में है और फॉर किस में, तो बोटेनिकल में फॉर याद रखेंगे। अब बात करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल और प्रोसेस क्या है उसको हमने क्लासीफाई किया है, इसको हमने टैक्सोनॉमी नाम दिया है। जैसे आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, एफिनिटी टू इंटर रिलेशनशिप के बारे में। अब बात करते हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बच्चों। ये किसने दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, कैरोलस लिनियस। इनकी 2 बुक थी, प्लांट और एनिमल की। प्लांट की जो बुक थी वो स्पीसीज प्लांटेरम 1753, एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट मैं चाहूँगी कि आप लोग इसे याद रखें। एनिमल्स की जो बुक थी सिस्टमा नेचुरी 1758। इसके बाद में इसको याद रखेंगे कि प्लांट की स्पीसीज इम्पॉर्टेंट है, आने के चांसेस हैं कि प्लांट की स्पीसीज कौन सी है, इस स्पीसीज प्लांटेरम, और एनिमल की स्पीसीज है
सिस्टमा नेचुरी, और इसका सन भी याद रखेंगे। प्लांट की जो बुक थी वो 1753 में, और एनिमल्स की 1758 में। इसके बाद में कुछ रूल्स थे, जैसे हमने इसका नाम कैसे दिया। जैसे मैंगो है, मैंगो का जो फर्स्ट नाम है मैंजीफेरा और दूसरा है इंडिका। ठीक है, तो मैंजीफेरा और इंडिका, इसको कैसे याद रखेंगे? तो इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, और जो लास्ट का जो उसका वर्ड है पहला, उसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। ठीक है, तो जो मैंजीफेरा है इसको हमने जीनस नाम दिया, और जो लास्ट का इंडिका है इसको हमने स्पीसीज कहा। तो इसका पहले हम फर्स्ट जो है वो जीनस, जो सेकेंड है वो स्पीसीज। फर्स्ट लेटर जीनस का कैपिटल लेटर, और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में। इसको हम लैटिन में लिखेंगे, मतलब तिरछे में, और इसको हम हैंड राइटिंग लिखेंगे तो उसको हम अंडरलाइन कर देंगे। ये इसके कुछ पॉइंट है, सीक्वेंस है, तो उसको हमें याद रखना है। इसके बाद में टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज टर्म एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। इट इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप। ये कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं, इसमें बहुत सारी प्रोसेस हैं। अब हायरार्की क्या होता है बच्चों? तो हायरार्की किसी भी चीज़ की हम ले लें तो उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ही हायरार्की कहलाता है। द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड ऑल कैटेगरी टुगेदर कंस्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं, जैसे पर्टिकुलर एक हम फाइलम की बात करें तो फाइलम क्या है? ये कैटेगरी है। क्लास क्या है? कैटेगरी है। ऑर्डर क्या है? ये कैटेगरी है। अगर हम इन सब को मिला दें तो ये क्या है? ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है, याद रखेंगे। इसके बाद में सिस्टमैटिक। व्हाट इज सिस्टमैटिक? जब सिस्टमैटिक टैक्सोनॉमी में हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड कर देते हैं तो ये सिस्टमैटिक कहलाते हैं, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। व्हाट इज सिस्टमैटिक? टैक्सोनॉमी प्लस एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, टैक्सोनॉमिक। इसका जो सेकेंड पार्ट है बच्चों, मैं उसको बहुत ही जल्दी यानी कि कल तक अपलोड कर दूंगी। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, तो इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर।